आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। टन 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 टन। परीक्षा खत्म हो जाने की घंटी बजी। उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को पकड़ाते हुए हम 12वीं के सभी छात्र उछलते कूदते कक्षा से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गए। परीक्षा के तनाव से मुक्त होकर जैसे हम लंबे समय के बाद हवा में सांस ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिंजरे में बंद पंछियों को सहसा मुक्ति मिल गई हो। आज मैं खूब पतंग उड़ाऊंगा, अमित चहक कर बोला। राजू, मेरा मन तो पहाड़ी के पास वाले तालाब में देर तक नहाने को कर रहा है। निखिल, और हम पहाड़ी के पास वाले बाग में पेड़ों पर चढ़कर आम की कैरी तोड़ने जाएंगे। वहां इमली, जामुन, बेल आदि के पेड़ भी हैं। क्यों चलोगे ना दोस्तों? हाँ हाँ करके एक साथ बहुत सारे साथियों ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। चोरी के फल खाओगे तो माली डंडे से धुनाई करेगा। कमजोर कद काठी वाले निरंजन ने शंका प्रकट की। फल खाने के बाद डंडे भी खा लेंगे, शिवम ने हंसकर कहा। अर्जुन, अरे यार, माली कहेगा तो पेड़ से बहुत से फल तोड़कर उसे भी दे देंगे। वह बूढ़ा माली मान भी जाएगा। सबके पेट में चूहे कूद रहे थे, अतः सबसे पहले अपने अपने घर जाकर पेट की भूख मिटाने के बाद शाम को गांव की पहाड़ी के पास वाले खुले मैदान में मिलने का प्रस्ताव पारित किया गया। अद्भुत उत्साह तथा उमंग से भरपूर ये किशोर बालक, वे जीवन का एक अध्याय पूरा करके आगे भविष्य में छलांग लगाने को तत्पर थे। सबकी सोच, लक्ष्य तथा मंजिल अलग थी। दूसरे छात्रों की भीड़ से अलग 3 छात्र धीरे धीरे चलते हुए तथा बतियाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अरतिक शर्माते हुए, मैं तो शाम को उन मित्रों के साथ मस्ती करने नहीं जा पाऊंगा, कल ही मेरा गौना होने वाला है। सुरेश, रवीश एक साथ हंसते हुए, हाँ हाँ, हमारी भाभी को लेने जा रहे हो, कहकर उसे छेड़ते हैं। भाभी का नाम माधुरी है ना? कुछ पढ़ी लिखी भी है या? माधुरी मेरी पत्नी है, उसका नाम इज्जत से लेना। और हाँ, वह 10वीं पास है और वह अंग्रेजी व्यंजन जैसे बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज आदि अच्छी तरह बना लेती है। रतिक थोड़े गर्वित स्वर में बोला, हमारी हलवाई की दुकान तो है ही, बाद में हम उसे बड़ा करके रेस्टोरेंट बना लेंगे। क्या हमें उस रेस्टोरेंट में दावत मिलेगी? सुरेश ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक बार तो मैं उद्घाटन के दिन तुम सभी मित्रों को पार्टी में अवश्य बुलाऊंगा, किंतु आगे से तुम्हें जेब ढीली करनी पड़ेगी, कहकर रतिक हंस दिया। वाह वाह, गौने से पहले ही सारी योजना बना रखी है तुम्हारे बापू ने। मेरे बापू बहुत समझदार हैं, हर काम योजनानुसार करते हैं, तभी तो हम इस गांव में एक हैसियत रखते हैं, रतिक गर्व से बोला। सुरेश, और तुम्हारी स्वयं के बारे में क्या योजना है? रतिक, मैं तो आगे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूंगा, बापू भी यही चाहते हैं, रतिक ने आत्मविश्वास से कहा। बातें करते करते रतिक अपने घर की ओर मुड़ गया। सुरेश और रवीश का घर दूर था। वे बातें करते हुए आगे चलने लगे। ये वही छात्र थे जो कक्षा में प्रथम द्वितीय आने की रस्साक्षी करते थे। सुरेश, अरे यार रवीश, तू इतना उदास क्यों चल रहा है? क्या पेपर अच्छा नहीं हुआ? रवीश, रात देर तक पढ़ता रहा, बापू हमेशा की तरह बत्ती बुझाकर जल्दी सोने के लिए कह रहे थे। खैर, ये तो हमेशा की किचकिच है। परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर तो अच्छे से लिख लिए, किंतु अंतिम प्रश्न का उत्तर अधूरा रह गया। थोड़ी देर दोनों चुपचाप चलते रहते हैं। सुरेश, मेरे पापा की तो यहाँ किराने की दुकान है, वे चाहते हैं कि मैं यहाँ मेडिकल स्टोर खोल लूँ, अतः फार्मेसी की पढ़ाई के लिए वे मुझे मामा के पास शहर में भेजना चाहते हैं। रवीश, मैं भी शहर में जाकर कॉलेज की पढ़ाई करना चाहता हूँ, बहुत सपने देखे हैं, पुलिस अफसर बनना चाहता हूँ, पर बाबा हैं कि पटवारी की बेटी से मेरा विवाह कराना चाहते हैं, झुंझलाते हुए कहा। सुरेश, वाह वाह, पटवारी के दामाद बनोगे, क्या रौब बढ़ जाएगा तेरा इस गांव में? वैसे भी तेरे जैसा लंबा ऊंचा कद, अच्छा डील डॉल पूरे गांव में किसी का नहीं है, पटवारी तो क्या, किसी का भी दिल आ जाएगा तुम पर। रवीश, ना बाबा ना, मुझे शादी नहीं करनी, और उस पटवारी की नाटी सांवली बेटी से तो
बिल्कुल भी नहीं, रवीश छटपटाकर बोला। सुरेश, तेरे बापू बहुत गर्म मिजाज हैं, उनके आगे तो तेरी जुबान भी नहीं खुलती। कितना भी जोर लगा ले, होगा तो वही जो तेरे बापू चाहते हैं। रवीश बिफर कर बोला। पूरी कोशिश करूंगा उन्हें मनाने की, फिर भी न माने तो शादी की रात ही कुएं में छलांग लगा दूंगा। बातें करते करते सुरेश का घर आ जाता है। रवीश का घर गांव के अंतिम सिरे पर है, बापू के खेत और भी आगे हैं। रवीश घर की ओर अकेले चलने लगता है। थका थका और झुंझलाया हुआ रवीश भारी कदमों से आगे बढ़ने लगता है। वह सोचता है कि दूसरे साथियों के माँ बाप उनके भविष्य के बारे में कितना सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। एक मेरे बापू हैं कि एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। मेरे भविष्य का प्रश्न है और मुझसे ही विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। चलते चलते रवीश भी अपने घर पहुंच जाता है। माँ से खाना लेकर खा लेता है। माँ से बात करना व्यर्थ है। बापू के फैसले को चुनौती देना दुष्कर है। वे केवल गाली गलौज और मारपीट की भाषा समझते हैं। बस उसी शाम को रवीश के बापू रवीश को देखकर प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं, परीक्षा अच्छे से हो गई ना बबुआ? 12वीं पास हो जाएगा मेरा बेटा। मैं तो एकदम अनपढ़ गंवार, पर अब कितना नाम हो जाएगा मेरा इस गांव में। तेरे जैसा हीरो सा सुंदर पढ़ा लिखा ऊंचे डील डॉल का गबरू नौजवान इस गांव तो क्या आसपास के गांवों में भी कहीं नहीं मिलेगा। हीरा बेटा दिया है उस परमात्मा ने हमको, मैं इसी दिन की राह देख रहा था। रवीश बापू की बात को बीच में काटकर, तो इस हीरे को तराशने दो ना बापू। इसकी कीमत हजारों नहीं लाखों में हो जाएगी। आगे पढ़ने दो ना बापू। मेरे 75% से अधिक अंक आ गए तो आगे की पढ़ाई के लिए वजीफा मिलेगा सरकार की तरफ से। बड़ा अफसर बन जाऊंगा तो आप सबको दरिद्रता और कंगाली के पंजे से बाहर निकालकर अच्छी जिंदगी दूंगा। बापू बहुत पढ़ा लिखा दिया तुझे, मुझे दूसरे बच्चों की तरफ भी ध्यान देना है। रवीश गिड़गिड़ाते हुए, पाल पोस कर जहां आपने मुझे इतना बड़ा कर दिया तो थोड़ा और सब्र कर लो ना बापू। बापू चुप करके सोच। पटवारी अच्छा दान दहेज देगा, हमारा यह घर भी पक्का बनवा देगा। मैं बरसों से पक्के घर की आस लगाए बैठा हूं। मेरा यह सपना सच होने जा रहा है। और तो और वह पोस्ट ऑफिस में तेरी नौकरी भी लगवा देगा। अब ज्यादा चूं चुपड़ मत कर। रवीश एक अंतिम कोशिश करते हुए, बड़ा घाघ है वह पटवारी। सुना है कि बेटी के साथ साथ अपने भविष्य को संवारने की चाल है उसकी। अपनी इकलौती बेटी के लिए मुझे घरदामाद बनाने का इरादा किए बैठा है। बापू क्रोध में भरकर, साफ क्यों नहीं कहता कि तुझे वैद्य जी की बेटी शिवानी पसंद है? रवीश शिवानी मेरी दोस्त है, बचपन से साथ खेले पड़े हैं, पर मैं इस बारे में नहीं सोचता। मैं तो फिलहाल पढ़ लिख कर पुलिस कमिश्नर बनना चाहता हूं। बापू तिल मिलाकर रवीश को जोर से थप्पड़ मारते हैं और वह बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल जाता है। पिता पुत्र के बीच इस तरह की तनातनी आए दिन की बात थी। पिता पुत्र के बीच छुट्टियों के जो दिन मौज मस्ती अथवा भविष्य की योजना बनाने में व्यतीत होने चाहिए थे, रेगिस्तान में साथ साथ चलते हुए चिड़चिड़े मुसाफिरों की तरह बीत रहे थे। इन दिनों रवीश अब अपने बापू की खेती बाड़ी में थोड़ी बहुत सहायता करने लगता है। शेष समय लाइब्रेरी में अथवा पहलवानों के अखाड़े में गुजारता है। स्थान गांव का श्रीकृष्ण मंदिर। गांव के पटवारी ने मंदिर में पूजा का आयोजन किया है। इस पूजा में सभी ग्रामवासी निमंत्रित हैं। रवीश का मन इस पूजा में शामिल होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस पूजा के पीछे छिपी गुप्त योजना से वह भली भांति परिचित था। पटवारी ने रवीश के पिता से उसे साथ लिवा लाने के लिए विशेष आग्रह किया था। साथ ही उसके लिए नया कुर्ता पायजामा भी भिजवाया था। बापू तो पटवारी की इस अनुकंपा से मन ही मन गौरवान्वित हो रहे थे। दूसरी तरफ रवीश पटवारी का खेल भली भांति समझ रहा था। शिकार से पहले चारे का प्रबंध लाजमी है। वह पिता की लाचारी, गरीबी और लालच को समझ रहा था। पिता निरक्षर थे। बरसों बाद थोड़ा सम्मान, सुविधाओं आदि के सामने समर्पण करने को तत्पर। क्या करे क्या न करे, पिता का बहुत सम्मान करता था। परिवार से भी बहुत स्नेह करता था। उसे अपने दिमाग और बाजुओं पर भी भरोसा था। केवल कुछ समय चाहता था, किंतु बापू कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। किंकर्तव्य विमूढ़ सा वह परिवार के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा।
पूजा से अधिक उसे कल आने वाले 12वीं के रिजल्ट की चिंता थी। अच्छे अंक आने पर शायद स्कूल के प्रिंसिपल उसके बापू को कुछ समझा सकें। इतनी विनती तो वह उनसे कर ही सकता था। वह मन ही मन ईश्वर की सत्ता को भी चुनौती दे रहा था। हे ईश्वर, अगर तुम कहीं हो तो मुझे इस घाघ पटवारी के चुंगल से बचा लो। कुछ ऐसा करो कि पिता का सम्मान भी बचा रहे और मैं इस बेमेल विवाह से भी छुटकारा पा सकूं। मन ही मन वह कक्षा में प्रथम आने की भी कामना कर रहा था, ताकि पुलिस कमिश्नर बनने के अपने सपने की दिशा में अग्रसर हो सके। उसे याद आ रहा था अपने विद्यालय के बोर्ड पर लिखा यह सुविचार, कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। विचारों में खोया हुआ रवीश परिवार के साथ मंदिर तक पहुंच जाता है। पटवारी जी आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। मंदिर में बहुत हलचल थी। प्रांगण को फूलों, बिजली की लड़ियों तथा रंगोली से सुसज्जित किया गया था। बहुत से लोग पहुंच चुके थे और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी था। पूजा पाठ के बाद प्रसाद लंगर का भी प्रबंध था। एक एक करके सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। पंडित जी गणेश स्तुति से पूजा आरंभ करते हैं। भजन कीर्तन के साथ पूजा संपन्न होती है। आरती और भोग के लिए पटवारी जी रवीश और अपनी बेटी को आगे आने के लिए कहते हैं। पूजा के बाद पटवारी जी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी जानते हैं कि रवीश हमारे गांव का होनहार लड़का है। हीरा है हीरा। कैसा लगता है आप सबको? हाँ, सचमुच हीरा है। चरित्रवान, विनम्र, स्वस्थ, बलवान, बुद्धिमान, परिश्रमी, एक साथ कई स्वर उभरे। कल 12वीं का परीक्षा फल आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रवीश ही प्रथम स्थान ग्रहण करेगा। तालियों की आवाज गूंजने लगती है। उत्साहित होकर पटवारी जी ने घोषणा की, मैंने इसे अपनी इकलौती बेटी के लिए वर के रूप में चुना है। आप लोगों की क्या राय है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बधाई, बधाई, बधाई के स्वर गूंजने लगते हैं। पटवारी, पंडित जी ने सगाई के लिए परसों का मुहूर्त निकाला है। रवीश के परिवार का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। उसके बापू को लगता है जैसे ईश्वर ने उनकी झोली में दुनिया भर की खुशियां डाल दी है। इसके आगे शायद कुछ और नहीं। बेटे के मन में क्या कुछ उमड़ घुमड़ रहा है, इसका उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आता। इन दिनों सावन जुलाई का महीना चल रहा था। मानसून का मौसम था, किंतु श्री भास्कर अपने पूर्ण प्रभामंडल के साथ धरती पर अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए थे। गर्मी और उमस के कारण सभी लोग बेहाल हो रहे थे। इंद्र देवता का रथ किसी कारणवश विलंबित चल रहा था, पर अचानक इंद्रदेव के सेवक बादलगण ठंडी, शीतल हवा के झोंकों के साथ अपने आगमन की सूचना देने लगे। सभी लोग पुलकित होकर आकाश की ओर देखने लगे। देखो, देखो, ईश्वर भी हमारे निर्णय में हमारे साथ है। अच्छा शगुन है, पटवारी ने उत्साहित होकर कहा। उपस्थित सभी लोगों ने पटवारी की हाँ में हाँ मिलाई। यह सब सुनकर और देखकर रवीश के हृदय पर हथौड़े चल रहे थे। रवीश ने मन ही मन में कातर स्वर में भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, तुम मेरी रक्षा करो। किसी तरह मुझे इस अनचाही शादी के जाल से बचा लो। मेरे पिता के अरमान पूरे हो जाएं, उनके ऊपर किसी तरह की आंच भी ना आए। मेरा भविष्य उज्ज्वल हो। बहुत विकट स्थिति है, पर भगवान तुम किसी तरह संभाल लेना। मंदिर में सब लोग भक्तिरस में डूबे हुए तथा मौसम के सुहावने रूप में मदमस्त थे। तो इसी बीच रवीश ऊहापोह की स्थिति में वहां से भाग निकला। दौड़ते हाँफते वह अपने कच्चे खपरैल वाले मकान में पहुंच गया और किवाड़ बंद करके खाट पर लेट गया। शरीर और मन से वह बुरी तरह थका हुआ था। लेटते ही उसकी पलकें भारी होने लगीं और वह नींद के आघोश में समा गया। बाहर मौसम ठंडा और सुहावना हो चुका था, मानो निंदिया रानी ममता की लोरी गाकर सुना रही हो। अचानक झमाझम वर्षा होनी शुरू हो गई थी। सघन मेघ जोर जोर से गरज रहे थे और बीच बीच में बिजली एक अलहड़ किशोरी की तरह रह रहकर खिलखिलाहट बिखेर रही थी। गहरी नींद में सोते सोते रवीश को लगा कि किसी ने उसके सिर पर जोर से प्रहार कर दिया है। बेहोश होते होते सोचा कि शायद बापू ने घर लौटकर क्रोध में उसके सिर पर डंडा मार दिया है। उसी रात एक अनहोनी हो गई। सारे गांव वाले तो मंदिर में एकत्र थे और उधर ठीक उसी जगह बादल फटा जहां पहाड़ी के पास खेत के किनारे
रवीश के बापू का झोंपड़ा था। सोते हुए रवीश पर खपरेल की छत भरभराकर गिर पड़ी थी। रवीश को लगा कि शायद बापू ने घर लौटकर क्रोध में आकर उसके सिर पर डंडा मार दिया है। उसका मन कर रहा था कि मां को आवाज दे, किंतु उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुछ देर दर्द से छटपटाता रहा। घुटन सी महसूस हुई, सांस भी ठीक से नहीं आ रही थी। फिर असहाय और निढाल सा होकर रह गया। यह सपना था अथवा कुछ और? उसने साक्षी भाव से अपने शरीर की ओर देखा, जिसमें से नीली रोशनी फूटने लगी थी। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर पारे की तरह पारदर्शी हो गया है। आसपास धुआं धुआं सा लगा। घबराकर उसने हाथ बढ़ाना चाहा तो यह संभव ही नहीं हो पाया। उधर दूसरी तरफ मंदिर के अंदर खड़े सभी लोग वर्षा रुकने के बाद देर रात को घर लौटे। रवीश के घरवाले रवीश को ढूंढने लगे, पर उसका कहीं पता नहीं था। निराश होकर वे भी घर की ओर लौट पड़े कि शायद वह पहले लौट गया होगा। रवीश तो पहले ही इस दुनिया को छोड़कर अकेले अनजान सफर की ओर प्रस्थान कर चुका था। रवीश का परिवार जब घर के पास पहुंचा तो देखा घर ढह चुका था। खेत में घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ था और रवीश का कहीं कोई पता नहीं था। घबराहट में तो उनके हाथ पांव ही फूल गए। घबराकर वे रवीश के मित्र सुरेश के घर की ओर भागे। वे ही उनके निकटतम पड़ोसी भी थे। आशा थी कि रवीश शायद वहीं मिल जाए। रवीश तो वहां था ही नहीं। रात गहरा चुकी थी। बाहर सड़कों गलियों में सर्वत्र पानी भरा था, साथ ही बिजली भी गुल हो गई। उन्होंने उन्हें ढाढ़स बंधाया और अपने घर में आश्रय दिया और सुबह होते ही हर प्रकार से सहायता देने का आश्वासन दिया। अगली सुबह सुरेश और उसके कुछ मित्रों तथा छोटे भाइयों ने मिलकर सभी संभावित स्थानों पर रवीश की खोज करनी शुरू की, किंतु रवीश का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। सभी हैरान परेशान थे। रवीश के बापू तो सिर पटक पटक कर रो रहे थे। अब तक कुछ और पड़ोसी भी आ पहुंचे और घर का मलबा हटाने में सहायता करने लगे। दूसरी तरफ स्कूल में आज 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने वाला था। वैसे तो बोर्ड द्वारा यह पिछली शाम को ही प्रसारित हो चुका था, किंतु इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न हो पाने के कारण इस गांव के छात्र अधीरता तथा उत्सुकतावश विद्यालय की ओर भागने लगे। विद्यालय के प्रांगण में प्रधानाध्यापक ने गर्वपूर्वक स्वर में घोषित किया कि इस वर्ष का परीक्षा परिणाम पिछले सालों के मुकाबले बेहतर रहा। 98% विद्यार्थी सफल हुए हैं। आप सबको बधाई। इस वर्ष प्रथम आने वाले छात्र का नाम है रवीश ठाकुर। तालियां गूंजने लगती हैं। प्रिंसिपल, रवीश आगे आओ। कहाँ हो आप? माइक में उसका नाम पुकारा जा रहा था। वह स्वयं भी अपनी गौरवपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराना चाहता था। रवीश, मैं यहाँ हूँ, यहीं तो हूँ। कोई मुझे क्यों नहीं देख पा रहा है? मैं तो सबको देख पा रहा हूँ। कितना खुश हूँ मैं। मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ छात्र फुसफुसाने लगते हैं। सुरेश आगे बढ़कर उदास स्वर में, सर, रवीश कल रात से लापता है। सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। रवीश, क्या हो गया है सबको? मैं अपना सम्मान पाने को आतुर हूँ। यह सब क्या नाटक कर रहे हैं? क्या प्रिंसिपल सर तथा दूसरे सभी शिक्षकों को भी मैं नजर नहीं आ रहा? सुरेश, सर, कल रवीश के घर के ठीक ऊपर बादल फटने की घटना हो गई। उसका घर पूरी तरह ढह गया है। गांव वाले वहां खुदाई करने पहुंच गए हैं। रवीश का कहीं कोई पता नहीं लग रहा। यह सुनकर सभी अध्यापक गण, छात्र, कर्मचारी वर्ग आदि सदमे में आ जाते हैं। इतने में गांव से एक व्यक्ति आकर सूचना देता है कि रवीश के घर का मलबा हटाने के बाद नीचे रवीश का शव नीचे दबा कुचला मिला है। रवीश की मौत के बारे में सुनकर सभी हतप्रभ रह जाते हैं। कुछ चीखें, सिसकियां तथा कुछ अस्पष्ट स्वर उभरते हैं। रवीश, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कैसे मर सकता हूं? कहीं मैं मिस्टर इंडिया तो नहीं बन गया हूं? चलो घर का चक्कर लगाकर आता हूं। क्या माजरा है? रवीश स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। पलक झपकते ही वह वहां पहुंच गया। रवीश हैरानी से, ये क्या? यहां तो सचमुच मेरी मृतदेह पड़ी है। मेरे माता पिता, भाई तथा पड़ोसी रो रहे हैं। अगर रवीश मर चुका है तो मैं कौन हूं? पीछे से गंभीर स्वर सुनाई देता है, अब तुम केवल एक आत्मा हो। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे केवल नीला प्रकाश दिखाई देता है। वहां कोई नहीं था। बार बार घूमकर देखता है, कहीं कोई नहीं। अब वह कर्ता से साक्षी बन गया था। वह सब कुछ देख सुन सकता था,
किंतु उसे कोई देख सुन नहीं सकता था। रवीश की मौत की खबर बिजली की तरह चारों ओर फैल गई। स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसे प्रमुखता से स्थान मिला। सब ओर मातम छा गया। सबकी सहानुभूति इस परिवार के साथ थी। पूरे कस्बे का नाम रोशन करने वाला अत्यंत गरीब परिवार का लड़का कामयाबी का स्वाद चखने से पहले ही प्रभात के तारे की तरह ओझल हो चुका था। सबकी आंखों में आंसू थे। बहुत से लोग तो ईश्वर को भी कोस रहे थे, जिसे ऐसी भाग्य रेखा लिखते हुए जरा भी दया नहीं आई। अभी पिछली रात ही तो मंदिर में रवीश के प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे थे। मंदिर का सारा आयोजन भी तो उसकी सगाई की पूर्व घोषणा थी। कुछ अनपढ़ महिलाएं दबे स्वर में पटवारी की बेटी को मनहूस बता रही थी कि उसकी सगाई की ऐलान होते ही छोरे की जान चली गई। पटवारी परिवार भी बहुत आहत था, फिर भी इतनी तसल्ली थी कि चलो मंगनी तो नहीं हुई ना, केवल मंगनी की इच्छा प्रकट की गई थी, नहीं तो आगे चलकर भविष्य में नया रिश्ता बनाने में दिक्कत होती। जितने मुंह उतनी बातें। लोगों की भीड़ वहां बढ़ती जा रही थी। सभी गांव वालों ने सहायता का हाथ बढ़ाया। सरपंच, पटवारी, विधायक के अलावा स्थानीय अखबारों के रिपोर्टर भी अपने कैमरे संभालते हुए वहां पहुंच गए। सहानुभूतिवश पड़ोसियों ने पीड़ित परिवार को पूरा सहयोग दिया। उसका अंतिम संस्कार भी वहीं से किया गया। विधायक जी ने 50,000 का चेक काटकर रवीश के बापू को पकड़ाया। देखा देखी सरपंच तथा वहां उपस्थित सभी लोगों ने भी आर्थिक मदद की। इसके अलावा उनका घर फिर से खड़ा कर पक्की छत बनाने का आश्वासन दिया। पड़ोसियों के घर पर हो रहे 13वीं संस्कार कार्यक्रम में अपनी फ्रेम जड़ी तस्वीर देखकर रवीश को अपनी मृत्यु का कड़वा सच समझ में आ जाता है। अभी तक वह इस सारे घटनाक्रम को एक मतिभ्रम अथवा डरावने सपने की भांति समझ रहा था। रवीश, चीख कर उसने आवाज लगानी चाहिए, पर उसके मुख से आवाज ही नहीं निकली। क्या केवल तस्वीर हूं मैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी अभी आयु ही क्या है? गांव के सभी लोग जिंदा हैं, मैं ही अकेला कैसे मर सकता हूं? क्या कसूर था मेरा? और जब पहली बार मुझे खुशी तथा सम्मान पाने का अवसर मिला तो मैं मर चुका हूं। मेरे बापू ने या मेरे परिवार ने क्या अपराध किया है? मेरे जीवन के बारे में इतना बड़ा फैसला किसने और कैसे ले लिया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारा यह जीवन इतना ही था, इसी में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु बहुत दयालु और न्यायकारी है। तुम्हारे पिता को गांव वाले तथा विधायक वगैरह पक्का मकान बनवा ही देंगे। सबकी सहानुभूति उनके साथ है। एक लायक पुत्र का तमगा वे पा ही चुके हैं। बस इतना ही कर्मफल है उनके भाग्य में। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके प्रश्नों के उत्तर किसने दिए? पता नहीं। चारों तरफ विराट शून्य था। पढ़ाई में मैंने जी तोड़ परिश्रम किया है, उसका क्या? क्या मेरे कर्मफल व्यर्थ हो जाएंगे? अचानक उस शून्य से गंभीर स्वर सुनाई दिया। सबके कर्मों का हिसाब रहता है उस परम पिता परमेश्वर के पास। वे सब जीवों के साथ निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं। संभवतः अगले जन्म में विधाता ने अगले जन्म का जटिल रास्ता ही क्यों चुना? मैं स्वयं ही कोई ना कोई राह ढूंढ लेता। इसी जन्म में ही। याद करो रवीश, तुम्हारे भविष्य के सारे द्वार तुम्हारे बापू द्वारा बंद होते जा रहे थे। यह सब देखकर तुम स्वयं बुरी तरह निराश थे और व्याकुल होकर सच्चे हृदय से ईश्वर से कोई रास्ता निकालने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। क्या केवल यही समाधान बचा था मेरे भविष्य के लिए? क्या मैं अगले जन्म में 12वीं पास शिशु बनकर पैदा होऊंगा? रवीश की आत्मा ने थोड़े व्यंग्य से प्रश्न किया। असीम शून्य से गंभीर स्वर उभरा। जब भी कोई आत्मा इस देह को त्याग कर जाती है तो उसके साथ उसका सूक्ष्म शरीर भी साथ ही प्रस्थान करता है। अपनी भाषा में तुम इसे माइक्रोचिप की तरह समझ सकते हो। इस सूक्ष्म शरीर में ही आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा लिखा होता है। वत्स, तुमने शंका प्रकट की थी कि क्या तुम 12वीं पास बनकर पैदा होगे? ऐसा तो नहीं होगा, किंतु वही ज्ञान तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के साथ ही तुम्हारे नए जन्म में भी तुम्हें सहज प्राप्त होगा। अगले जन्म में बाल्यकाल में जब तुम उन्हीं चीज़ों के बारे में जैसे जैसे पढ़ोगे तो वह सभी ज्ञान बिना अधिक प्रयास किए तुम्हें कंठस्थ होता जाएगा। परमपिता परमेश्वर बहुत दयालु हैं। उन्होंने अवश्य ही तुम्हारे लिए कोई ऐसे नए जन्म की रूपरेखा सृजित की होगी जहां तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल होगा। भक्तों द्वारा की गई सच्चे हृदय की प्रार्थना को प्रभु अनसुना नहीं कर सकते।
नए जन्म को सहज स्वीकार करो। फिर सहसा शून्य में व्याप्त वह स्वर मौन हो जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।